हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले किरण आरेखों के बारे में, जिसका क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलता है। मतलब मेनली सभी में कि हाँ, हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। एमसीक्यू में भी मिलता है, बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कभी कभी आपका किरण आरेख बनाने के लिए आ जाता है, या आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली जाती है, या पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो मेनली इस टॉपिक के बाद या इस क्लास के बाद आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसमें मेनली हम पहले बेटा बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते क्या हैं। देखो, दर्पण मेनली हम कहते हैं किसको? दर्पण कहते हैं बेटा मिरर को। ठीक है। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण उसी को कहते हैं कांच का एक ऐसा भाग जिसमें क्या हो, एक साइड पॉलिश हो रही हो, उसको हम दर्पण कहते हैं। जैसे कि आपके घर में भी लगा हुआ है शीशा, जिसको आप बोलते हैं। शीशे पे भी आप देखोगे तो एक साइड क्या हो रही होती है, पॉलिश हो रही होती है। तो कुल मिला के उसका जो नाम होता है बेटा वो दर्पण ही होता है। इंग्लिश में क्या आप मिरर बोलते हो जिसको। उसके बाद अब ये होता है कितने प्रकार का? 10th क्लास में आपको ये मेनली वैसे तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। यानी कि समतल दर्पण, समतल कौन सा? आपके घर वाला, जिसे हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। और एक होता है बेटा गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, समतल दर्पण कौन सा? जो तुम्हारे घर वाला होता है। कौन सा? कि जैसे मैंने क्या करा, ये एक लाइन खींची, मान लो ये एक शीशा है और इसके एक साइड इस तरह से पॉलिश कर दी, तो इसको हम कहते हैं बेटा समतल दर्पण। उसके बाद भी गोलीय दर्पण क्या होता है? भाई गोलीय के नाम से ही तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा दर्पण जो कैसा हो, गोल हो। अब ये होता कौन सा है? ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो अवतल दर्पण, जिसे हम कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है इसमें उत्तल दर्पण, जिसे हम कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों होते क्या क्या है कि मान लो ऐसा हुआ कि मैंने एक स्फेरिकल बॉल ली, मान लो मैंने कांच की एक बॉल ले रखी है बेटा, जो गोल बॉल है, ये बॉल ले ली। अब इस बॉल को मैंने क्या करा, एक कट इसमें इधर से लगाया और एक कट इसमें इधर से लगाया, और ये जो बीच वाला पार्ट था, इस पूरे पार्ट को यहां से क्या कर दिया, गायब कर दिया, हटा दिया। तो आप लोग देखोगे ये वाला जो मिरर आपको मिला है, अगर इस वाले मिरर में मैं क्या करूं कि इस वाले मिरर में इधर से मैं पॉलिश कर दूं, ये मैंने इधर इस पे पॉलिश कर दी, तो ये वाला जो मिरर आपको मिला है इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि कनकेव मिरर। उसके बाद अगर ये वाला मिरर है, ये वाला पार्ट हमारे स्फेरिकल सेल का, तो इसके मैंने क्या करा, इसके इधर वाली साइड पे पॉलिश कर दी, तो इसको फिर हम बेटा उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कुल मिला के इनकी डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आपको आए तो उत्तल दर्पण क्या होता है। और इसकी जो दूसरी साइड होती है, देखो मान लो ये दर्पण है, ये इस तरह से झुका हुआ है, अब इसकी मैंने इधर के साइड क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका पॉलिश वाला पार्ट हो गया। तो इसके दूसरे वाला जो पार्ट होता है उसको हम परावर्तक पृष्ठ या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, इधर वाला, ये क्या है इसका परावर्तक पृष्ठ। और इसका परावर्तक पृष्ठ होगा कौन सा? जिधर पॉलिश नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात, अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है तथा आंतरिक भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी को हम अवतल दर्पण या फिर क्या कहते हैं बेटा, कनकेव मिरर कहते हैं। कि ऐसा मिरर जिसके एक्सटर्नल पार्ट पर क्या हो रही हो, पॉलिश, और इंटरनल पार्ट कैसा हो उसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। उसके बाद बात करें इसकी कि उत्तल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश होती है, यानी कि इंटरनल पार्ट पर क्या हो रही है, पॉलिश, और एक्सटर्नल पार्ट कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहते हैं।
ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप लोग एक चीज बताओ, ये जो दर्पण है, ये दर्पण बने किससे हैं? एक गोले से, यानी कि एक स्फीयर से। अब कोई भी अगर गोला बनेगा, कोई भी स्फीयर बनेगा, स्फीयर मेनली कहते हैं कोई भी बॉल को, जैसे बॉल को स्फीयर कहते हैं। अब कोई भी अगर गोला या स्फीयर बनेगा तो उसमें कोई ना कोई सेंटर भी जरूर होगा, विदाउट सेंटर तो बन ही नहीं सकता। तो जो उसका सेंटर होता है वही इसके लिए क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फिर वक्रता केंद्र कहलाता है। अब सीधी सी बात, अगर सेंटर है तो क्या होगी? रेडियस भी जरूर होगी। तो जो उसकी रेडियस होती है गोले की, वही इसकी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये चीज क्लियर हो रही होगी बेटा। उसके बाद बात करते हैं, देखो कि जैसे मान लिया मैंने कोई अवतल दर्पण बना लिया है, मान लो ये अवतल दर्पण मैंने यहां पे बना रखा है, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण किसी ना किसी गोले से तो मिलकर बना ही है, ये किसी ना किसी गोले से मिलकर बना है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, यानी कि इस गोले का जो सेंटर होगा, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, उसे ही इस दर्पण का या इस मिरर का वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। ये क्या है इसका? वक्रता केंद्र। उसके बाद अब सीधी सी बात है, अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इसका केंद्र है गोले का, तो उसकी त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या क्या होती है? यानी कि रेडियस, कि इसके सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस। तो ये रहा इसका सर्कमफ्रेंस, ये रहा इसका सेंटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई। तो ये क्या हो गया इसका? रेडियस, यानी कि त्रिज्या, जिससे हम इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या के नाम से डिनोट करते हैं और इसको r से रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये वक्रता त्रिज्या दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, इस वाले पॉइंट पर कर रही है, तो इस वाले पॉइंट को बेटा हम इस दर्पण का पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया अगर उत्तल दर्पण आ जाए इसकी जगह, तो उसका वक्रता केंद्र कहां होगा? तो उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है, पॉलिश इसमें कैसे हो रही होती है? अंदर की ओर। तो इसका वक्रता केंद्र किधर होता है? इधर। और ये इसकी वक्रता त्रिज्या r होती है और ये क्या होता है? इसका ध्रुव यानी कि कैपिटल P, जिसे हम पोल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो, दर्पणों द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहता है? प्रतिबिंब कहते हैं इमेज को, जो आप देखते हो शीशे में, अपना जो तुम्हारा इमेज आता है, जो तुम्हारा, जिससे तुम कहते हो कि मेरा फोटो आ रहा है, वो फोटो ही क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। अब ये भी दो तरह की होती है इमेज जो होती है बेटा, एक होती है हमारी रियल इमेज, जिन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, और एक होती है हमारी आभासी प्रतिबिंब, यानी कि जिसे हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब ये देखो क्या क्या होती है। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? इमेजेस के बारे में, यानी कि प्रतिबिंबों के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज और इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब देखो, मेनली रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है? कि रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज मेनली बनती कब है? कि जब मान लो किसी भी दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण आकर टकरा रही है और टकराने के बाद वो प्रकाश किरण असलियत में दर्पण के किसी भी बिंदु से या फिर दर्पण की या तो वक्रता त्रिज्या से, या फिर दो प्रकाश किरण आ रही हैं और वो दोनों प्रकाश किरण असलियत में या रियल में किसी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर उस बिंदु पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। क्योंकि मेनली जब इमेज बनते हैं किसी भी मिरर के द्वारा, तो वो जब बनते हैं जब हम मिरर पर कोई भी दो क्या करें? प्रकाश किरण डालें और दोनों प्रकाश किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर ही क्या बन जाता है? हमारी इमेज बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लूं कि अगर मान लो ये मेरा अवतल दर्पण है या फिर कनकेव मिरर है, इसमें मान लो मैंने यहाँ पर कोई मेरी ऑब्जेक्ट रखी है, इसको मैंने मान लिया O'। अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई यहाँ पर और टकराने के बाद ऐसे वापस निकल गई, और मान लो दूसरी लाइट रे आई इस तरह से और ये भी टकराने के बाद इस तरह से वापस निकल गई। तो आप लोग देखोगे रियल में इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करा है? यहाँ पे। अब तुम कहोगे भैया यहाँ भी तो करा,
यहाँ पे भी करा है। असल में बेटा यहाँ पे जब करा है वो जब के यहाँ पर उसका परावर्तन नहीं हुआ। असल में मेनली हमें देखना कब है कि इंटरसेक्ट कब कर रही है, कि जब यहाँ पर उनका परावर्तन यानी कि उनका रिफ्लेक्शन हो जाए, जब वो इस परावर्तक परत से टकरा कर जा रही है। आते टाइम नहीं, जाते टाइम। तो जाते टाइम वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियल में, तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगा उससे रियल इमेज कहेंगे। और एक चीज याद रखना, रियल इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। उसके बाद अगर ये रियल में कहीं पे ना मीट करे, ये रियल में मिले ही ना, तो फिर उसके द्वारा इमेज जो बनेगा वो आभासी इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। और दूसरी बात याद रखना, ये इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। ये हमेशा कैसा बनता है, सीधा। इन्हें देखने का एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आभासी क्या कहते हैं प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के। ये क्या नियम है, देखो मान लिया अगर ये दर्पण है कोई, अभी मैं पहले नियम की बात करूंगा, और ये इसका ध्रुव है P, ये इसका वक्रता केंद्र C है। अब यदि इस दर्पण पर कोई भी 2 प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, और वो दोनों प्रकाश किरणें, मान लो पहली प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश किरण, इसे कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, या प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, जिसे हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब अगर कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी लाइट रे हमारी ऐसी आ रही है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो इधर से कोई लाइट रे आई जो इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या थी, पैरेलल थी, तो जब उस वाली लाइट रे का यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर काटेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरा पॉइंट सेम इसका उल्टा है कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी आ रही है जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे कि मान लिया यहां पर पहले से ही हमारा मुख्य फोकस बना हुआ है इस बार। अब मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे आई जो फोकस से होकर आई, तो फोकस से होकर आने के बाद यहां पर क्या हो, उसका परावर्तन यानी कि उसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बेटा थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये सेकंड रूल है प्रतिबिंब बनाने का। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल देखो, ये बिल्कुल ही सिंपल रूल है। देखो थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी आए जो सी से होकर आए, जो प्रकाश किरण सी से होकर आए, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती है। मतलब वो विक्षेपित नहीं होती, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। आपने देखा होगा एक अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर टकराने के बाद वो किधर और दूसरी साइड को मुड़ जा रही थी, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस निकल गई प्रकाश किरण। क्लियर हुआ। ये 3 नियम है। तीनों नियम की हेल्प से हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंबों के किरण आरेख होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं तीनों प्रतिबिंब के नियमों को। कि पहला नियम क्या था हमारा, कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो क्या होगा, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। तीसरी बात, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आए तो वो बिना विचलित हुए, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए, एकदम सीधी उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। अब बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख।
अभी हम बात करेंगे केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। 6 डायग्राम होते हैं, 6 के 6 डायग्राम आसानी से समझो, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद उत्तल का एक होता है, उसको भी अच्छे से समझो। देखो बेटा, इसकी पहली स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर हो, लिख सकते हो when the object is at infinity, मतलब एट इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये वस्तु हमने क्या रख रखी है? इन्फिनिटी या अनंत पर रख रखी है। अवतल दर्पण के लिए बात करें, याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर। ठीक, अब देखो, बना लो अवतल दर्पण, ये बना लिया मैंने। ये अवतल दर्पण होता है जिसके एक्सटर्नल पार्ट पे क्या हो रही होती है? पॉलिश, और इंटरनल पार्ट क्या होता है बेटा? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष बना ली मैंने। ये आपको पता है मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी कि पी कहते हैं। ये क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। अब देखो एक चीज और होती है बेटा, आपको पता है वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करता है। असल में जो वक्रता त्रिज्या होती है, और यहीं पर आपको बीच में मैंने एक पॉइंट बनाया था, क्या? कैपिटल, जिसे हम मुख्य फोकस कह रहे हैं। तो देखो, जो वक्रता त्रिज्या होती है ये कैपिटल आर, ये दुगनी होती है फोकस दूरी की, यानी कि फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये होती है, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या होती है? कैपिटल आर होती है। एक चीज देखना बेटा, ये जो एफ होता है ये इस आर का आधा होता है, या फिर बोल सकते हो ये जो आर होता है इस एफ का दोगुना होता है। मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि जो फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू है वो कितनी है? 20 मीटर है, तो सीधी सी बात है आर की वैल्यू 100% 40 मीटर होगी, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा। कहते हैं स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में संबंध, यानी कि फोकस दूरी पे वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है कि आर इज इक्वल क्या होता है? 2f होता है बेटा। क्लियर हुआ? तो मैं यहां पर जब भी f बनाऊंगा तो इसके बीच की आधी डिस्टेंस पर बनाऊंगा। क्लियर? अब ये हमने बना लिया यहाँ पे C पॉइंट वक्रता केंद्र, और ये बना लिया F पॉइंट। अब उसके बाद देखो, वस्तु हमें कहाँ रखनी है? अनंत पर। अनंत पर रखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि इस वस्तु द्वारा ये पहली प्रकाश किरण आती है। अब अनंत पर यदि कोई वस्तु रखी हो तो उसके द्वारा जब प्रकाश किरण आएगी और उसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात 100% वो मुख्य फोकस से उभर जाएगी। क्लियर हुआ? मान लो ये इसकी दूसरी प्रकाश किरण आई, यहां परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उभर जाएगी, तो ये वापस चलेगी। तो आप लोग देखो, इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कहां पर किया? एफ पॉइंट पर किया। मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब, हमारा जो इमेज बना वो कहां पर बना? मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ पर बना। और कैसा बना? वस्तु से बहुत छोटा बना, क्योंकि आप लोग देखो कि पॉइंट शेप का बन रहा है, ठीक है? उसके बाद बात करूं अगर मैं कि अगर क्या हो कि ये जो वस्तु है अब अनंत से थोड़ा आगे आ जाए। आगे कहां पर आ जाए कि अभी अनंत पे थी, अब अनंत और वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में आ जाए। देखते हैं बेटा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, मतलब when object is at between the infinity and center of curvature। तो दोबारा से ये बनाया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया P? अब बेटा मैं थोड़ा राइट समझा, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया C।
देखो अभी वस्तु अनंत पर थी, अब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत इन दोनों के बीच में आ गई है, मान लो यहाँ पर आ गई वस्तु, तो ये हो गई वस्तु। इस वस्तु को मैं मान लेता हूँ ओ डैश। वस्तु द्वारा मान लिया मैंने पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। तो ये कैसे हुई, वापस जब आई तो ये मुख्य फोकस से होकर वापस आ गई। उसके बाद अब आपको पता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर आई, तो ये बिना विचलित हुए कैसे निकल गई, सीधे निकल गई। तो जो हमारा इमेज बना वो कहां पर बना बेटा, जहां इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो बना वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। इसको जब आप बनाओगे बिल्कुल सही तरीके से तो बिल्कुल इसके बीच में होगा और इससे छोटा है, ठीक है। तो यहां पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो देखो कैसा प्रतिबिंब है, मैंने बताया था आपको वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश किरण असलियत में एक दूसरे को काटती है। तो ये दोनों प्रकाश किरण असलियत में एक दूसरे काट रहे हैं, रियल में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज और बताई थी कि उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, ये उल्टा ही होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बना वस्तु से छोटा। और क्या बना बेटा, उल्टा प्रतिबिंब बना। तुमसे ऐसे ही पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य होती है तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए, वह बताइए कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। इससे अब तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया। अब अगर वस्तु क्या करे, पहले अनंत पर, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई। अब अगर वस्तु कहां जाए, हमारे वक्रता केंद्र पर आ जाए, तो अब वस्तु पर वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखे देखते हैं। देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि when object is at center of curvature, ये हो गया बेटा अवतल दर्पण, ये क्या हो गया ध्रुव P, ये क्या हो गया कैपिटल F, ये क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र C। अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो ये हो गया वस्तु वक्रता केंद्र पर, ये हो गया, इसको आप मान लो ओ डैश। बेटा इमेज को आई डैश मान सकते हो। ओ डैश क्यों बनाया, ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से निकला हो। अब जहां पर ये इमेज बने वहां को आप आई डैश मान सकते हो। तो ओ डैश पहली प्रकाश किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष से समांतर, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है, तो ये वापस कैसे आएगी, एफ से होकर, ये होगा वापस। दूसरी प्रकाश किरण अगर मैं कैसे भेजूं, मुख्य फोकस से होकर भेजूं। आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वो अब परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो बिल्कुल प्रतिबिंब कहां बना, सी के नीचे। अब इसका साइज कैसा, जितना साइज ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी वस्तु का है उतना ही साइज यहां पर बनेगा किसका, इमेज यानी कि प्रतिबिंब का। इसको आप आई डैश से डिनोट कर सकते हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। उल्टा वास्तविक, उल्टा इंग्लिश में लिख सकते हो इन्वर्टेड, वास्तविक और वस्तु के आकार का। बताओ कोई प्रॉब्लम है, क्लियर। उसके बाद अगर क्या करें हम, इस वस्तु को अब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इन दोनों के बीच में है। प्रतिबिंब देखो आगे खिसकता जा रहा है, वो सॉरी वस्तु आगे खिसकती जा रही है और प्रतिबिंब पीछे खिसकता जा रहा है। अब इस वस्तु को हम क्या करें कि सी और एफ के बीच में लेके आ रहे हैं। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र व
मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये हमारा क्या अवतल दर्पण बना। इफ योगी इसको बेटा तुम लोग बना लेना, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस वजह से कर रहा हूँ। उसके बाद देखो ये क्या हो गया हमारा एफ, ये क्या हो गया सी। ठीक है, अब कहां पर, अभी सी पे थे, अब सी और एफ के बीच में आ रहे हैं, तो सी और एफ के बीच में ये हो गया ओ ओ एस। क्लियर है? तो वस्तु अब आ गई सी और एफ के बीच में। तो अगर मैं क्या करूं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेजूं। अब आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर गई। अब परावर्तन हुआ तो मुख्य फोकस से होकर। अब आपको पता है यदि कोई प्रकाश किरण कैसे जाए, सी से होकर जाए, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये कैसे गई, सी से गई। ये वाली प्रकाश किरण हमारी सी से निकल गई दूसरी, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक दूसरे के इस तरह से वे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो फिर बनेगा कहां पर इमेज इसका, इसका इमेज बनेगा बेटा वक्रता, क्या कहते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। असल में यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चलता है। देखो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य थी तो प्रतिबिंब कहां बना था, सी और एफ के बीच में, और जब वस्तु सी और एफ के बीच में आई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आप लोग खुद देखो ना, अगर कोई दो लाइन इस तरीके से आ रही है, अगर कोई दो लाइन इस तरीके से आ रही है तो पीछे जाके एक ना एक पॉइंट पे तो मिलेंगी। तो जहां ये मिलेंगी वही पॉइंट कौन सा होगा हमारा, वक्रता केंद्र और अनंत का मध्य पॉइंट। ठीक है, अब इमेज बनेगी कैसे भाई, खुद देखो इस तरह से नीचे जा रही है तो इमेज कैसी बनेगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे करता रहे तो उल्टी ही बनेगी जाकर। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब कैसी बनेगी, वास्तविक वस्तु बनेगी, लेकिन इस बार जो इमेज बनेगा वो हमारा क्या कहते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, या मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा, उल्टा प्रतिबिंब कैसा, और वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ये तीनों कंडीशन इसमें आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस बार हम वस्तु को कहां पे लेके आ रहे हैं, स्मॉल मतलब मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे लेके आ रहे हैं। तो अब एक चीज बताओ, जब प्रिंसिपल फोकस पे बनी थी हमारी पहली वाली कंडीशन, जब अनंत पे थी वस्तु, तो उस समय पर जो प्रतिबिंब बना था वो कहां बना था, मुख्य फोकस पर। तो इस बार खुद इसका उल्टा कर दो कि यदि वस्तु हो मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो देखो बेटा जब वस्तु मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर ये P, ये F, ये C। देखो अब वस्तु कहाँ रख दी, F पर। मान लिया मैंने ये वस्तु है O डैश। अब इसकी पहली प्रकाश किरण अगर मैं भेजूं मुख्य अक्ष के समांतर, ये भेजी मैंने समांतर। अब तुम्हें पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात किससे होकर आती है, मुख्य फोकस से। तो ये वापस कैसे आएगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण हम सी से कनेक्ट करके भेजते हैं इसकी। तो दूसरी प्रकाश किरण गई सी को टच करते हुए, तो वो कैसी होगी, सीधे निकल जाएगी। अब आप खुद देखो इस चीज को, दो लाइंस इस तरीके से चल रही है तो क्या आगे कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। या फिर आप कह सकते हो ये दोनों प्रकाश किरण अगर कहीं मिलेंगी एक दूसरे को जाकर तो कहां मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो इसका मतलब प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन कहां मिलेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा देखो बनेगा, तो वास्तविक ही उल्टा ही बनेगा, इस तरह से पीछे कोई बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, आभासी वो क्या कहते हैं, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा।
तो उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद इसकी बचती है केवल सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन क्या है कि जब वस्तु F और P के बीच में जाती है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली जो अब कराने वाला हूं, इसको ध्यान से देखना। जब वस्तु का F और P यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा जाता है। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य हो, मतलब when the object is at between the principal focus and the pole। देखो बेटा ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया F पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। देखो वस्तु कहां पर है हमारी इस बार, F और P के बीच, इनके बीच में रखो। मान लो ये रख दी मैंने ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये मैंने रख दिया OS। अब देखो अगर मैं क्या करूं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजूं, तो ये मैंने प्रकाश किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर। अब तुम्हें पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ऊपर आती है, तो ये मुख्य फोकस से ऊपर आएगी, इस तरह से निकल गई। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण किससे, सी से ऊपर भेजो, तो ये इस तरह से। तो आप लोग देखोगे दो रेखाएं इस तरह से पीछे की ओर जा रही हैं, और जब दो रेखाएं इस तरह से पीछे की ओर जा रही हैं तो पीछे कहीं मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो पीछे कहीं मिल ही नहीं सकती। तो हम इन्हें कोशिश करते हैं आगे की ओर मिलवाने की। आगे की ओर कैसे, इस मुख्य अक्ष को आगे की ओर ऐसे बढ़ा लिया, और ये जो इनकी प्रकाश किरण है इनको आगे की ओर ऐसे बढ़ाया। तो ये इन्होंने जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है, प्रतिच्छेद करा, वहां पर इस बार क्या बना, प्रतिबिंब बना, आई डैश। तो आप लोग देखो ये रियल में नहीं मिली थी, हमने मिलवाई है। क्लियर हो रहा है, असलियत में नहीं मिली थी, हमने मिलवाया इनको। अब जहां पर हम मिलवाए, खुद ना मिले, उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब मैंने बताया था आपको जो सीधा बनेगा वो आभासी कहलाएगा, यानी कि वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो छठी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है और आभासी होता है। लेकिन इसमें भी टीचर तुम्हें देखो कैसे कंफ्यूज करता है। टीचर तुमसे बोलता है यदि किसी दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तब वह दर्पण है। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तथा वस्तु से बड़ा है, तो फिर दर्पण कौन सा है। अब एक चीज देखो, वस्तु द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बड़ा भी है, आभासी भी है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल। लेकिन अब बोलेगा वो क्या कि दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अब तुम कहोगे भैया ये तो बड़ा बनना है, बेटा छोटा बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। तो आंसर हो जाएगा उत्तल। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है, लेकिन याद रखना अवतल दर्पण बड़ा बनाता है और उत्तल दर्पण छोटा बनाता है। अब उत्तल दर्पण की कंडीशन देखते हैं, ये 6 की 6 कंडीशंस थी तुम्हारी, इसमें ही देखो आभासी प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण में, छठी कंडीशन है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो अब उत्तल दर्पण की बात करें। सब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत बार पूछा जाता है। और मेरे हिसाब से तो सब अपनी अपनी कॉपी में साथ के साथ करते चलो, 100% कह रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस बार भी 2023 में हर सेट में क्वेश्चन है। देखो बेटा अब उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसकी केवल एक कंडीशन होती है, उसको याद रखना है। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसके इंटरनल साइड पे पॉलिश हो रही हो, तो ये हो गया इसका इंटरनल साइड। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, यहाँ क्या हो गया इसका मुख्य फोकस, ये क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र। क्लियर हो गया? याद रखना बेटा, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी, लेफ्ट साइड ही वस्तु रखी जाती है, इसी वजह से वस्तु की दूरी u को माइनस का मानते हैं, हमेशा इधर ही रखी जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तुम कहोगे भैया अवतल में तो आप उधर रख रहे थे इसी की तरफ, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में था इसलिए रख रहा था, इसका लेफ्ट साइड इधर है तो इसलिए इधर रखूंगा। तो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख ली, ठीक है। अब इस वस्तु को तुम यहाँ पर कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रखोगे तो भी वही सेम कंडीशन आएगी, यहाँ रखोगे तो भी सेम आएगी, यहाँ रखी तो भी सेम आएगी। तो देखो इसमें मैंने क्या करा कि पहली प्रकाश किरण क्या करी कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। अब मेनली देखो उत्तल दर्पण जो होता है ना बेटा, इसकी प्रकृति, इसका जो नेचर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये प्रकाश किरणों को फैला देगा, यहाँ से देखो ये क्या करेगा, इस तरह से परावर्तित कर देगा बाहर की ओर, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर आपतित करा देंगे। हमने माना कि ये इस तरह से टच कर रहा है। दूसरा हमने सी की ओर पहली दूसरी प्रकाश किरण भेजी, तो ये इस तरह से गई और यहाँ पर जाके टच हो गई सी से। तो आप लोग देखो दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर कनेक्ट करा। देखो असलियत में तो ये किरणें हैं, कहीं नहीं मिली, हमने खुद मिलवाया है ना आगे, तो आगे मिलवाया है, तो खुद मिलवाने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, आभासी, और ये इनके बीच में है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है, और ये क्या होगा ओ डैश और आई डैश। ये तुम्हारा इमेज हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिखोगे आभासी, सीधा, और क्या वस्तु से छोटा। क्लियर है? ये तुम्हारे 6 डायग्राम उत्तल दर्पण के, एक डायग्राम उत्तल दर्पण का मैंने तुम्हें क्लियर करा दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अनसोल्ड में जो इनके क्वेश्चंस हो उन्हें लगा कर देखो, जिसके ना हो पाए वो मुझे बताओ, मैं क्लियर कराऊंगा। थैंक यू बेटा।